हेलो स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। ये है ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे साइंस के चैप्टर नंबर 2 द लिविंग वर्ल्ड के बारे में। इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्वेश्चन आंसर्स के पार्ट को। सारे स्टूडेंट और पेरेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन को समझने के लिए आप इस चैप्टर के पार्ट 1 वीडियो को देखिए, जिससे आपको इस वीडियो में क्वेश्चन आंसर समझने में आसानी होगी। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर से। पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स और एनिमल्स में क्या डिफरेंट है? तो आंसर है, प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, हैंस दे आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स। प्लांट्स अपना फूड खुद बनाते हैं सनलाइट और क्लोरोफिल की मदद से, और उन्हें कहा जाता है ऑटोट्रॉफ्स। एनिमल्स की बात करते हैं तो एनिमल्स कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, दे ऑब्टेन फूड फ्रॉम प्लांट और अदर एनिमल्स, हैंस दे आर कॉल्ड हेटेरोट्रॉफ्स। एनिमल्स अपना फूड खुद नहीं बनाते, वो डिपेंड होते हैं प्लांट पर और अदर एनिमल्स पर, उन्हें कहा जाता है हेटेरोट्रॉफ्स। सेकंड पॉइंट लेंगे, प्लांट शो सम मूवमेंट बट दे कैन नॉट चेंज देयर प्लेस ऑन देयर ओन। प्लांट्स के अंदर हमें मूवमेंट दिखाई देती है, लेकिन वो अपनी जगह, अपनी प्लेस अपने मन मुताबिक नहीं मूव कर पाते, चेंज नहीं कर पाते। एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स शो वेरियस मूवमेंट एंड चेंज देयर प्लेस ऑन देयर ओन विल। एनिमल्स के अंदर हमें काफ़ी सारी मूवमेंट दिखाई देती है, और वो अपनी जगह, अपनी प्लेस अपने विल के मुताबिक चेंज कर पाते हैं। थर्ड पॉइंट है, प्लांट शो ग्रोथ टिल दे आर अलाइव, द ग्रोथ डज नॉट स्टॉप इन बिटवीन। प्लांट्स के अंदर हमें ग्रोथ दिखाई देती है जब तक कि वो जिंदा रहते हैं, उनके टोटल लाइफ स्पैन में हमें उनकी ग्रोथ दिखाई देती है, उनकी ग्रोथ बीच में नहीं रुकती। एनिमल्स की बात करें तो एनिमल शो ग्रोथ ओनली टिल ए स्पेसिफिक पीरियड। एनिमल्स की जो ग्रोथ होती है वो स्पेसिफिक पीरियड तक की ही होती है, उनके पूरे लाइफ स्पैन में उनकी ग्रोथ कंटिन्यू नहीं रहती। फोर्थ पॉइंट है, प्लांट्स हैव क्लोरोफिल एंड दे कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। प्लांट के पास में क्लोरोफिल होता है, जिससे वो लोग फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर पाते हैं। एनिमल्स के अंदर क्लोरोफिल नहीं होता, इसलिए वो फोटोसिंथेसिस नहीं परफॉर्म कर पाते। फिफ्थ पॉइंट है, प्लांट यूज माइन्यूट पोर सिचुएटेड ऑन द लीव्स एंड स्टेम फॉर रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के लिए प्लांट्स के अंदर माइन्यूट पोर्स होते हैं, जो कि लीव्स और स्टेम पर होते हैं। एनिमल्स के अंदर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं रेस्पिरेशन के लिए। सिक्स पॉइंट लेंगे, प्लांट्स डू नॉट हैव स्पेशलाइज्ड एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, दे थ्रो आउट अनवांटेड वेस्ट थ्रू लीव्स और बार्क। जो एक्सक्रीशन का प्रोसेस होता है, जिसके अंदर एक्सक्रीटा यानी वेस्ट सब्सटेंसेस बाहर निकलता है, तो प्लांट के पास में कोई स्पेशलाइज्ड ऑर्गन नहीं होता, तो उनके अनवांटेड और वेस्ट सब्सटेंसेस लीव्स और बार्क से बाहर निकलते हैं। लेकिन एनिमल के अंदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है एक्सक्रीशन के लिए, वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए। सेवेंथ पॉइंट लेते हैं, प्लांट्स रिप्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ सीड, स्टेम और लीव्स। प्लांट के अंदर जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है वो होता है सीड और स्टेम और लीव्स की मदद से। एनिमल्स के अंदर रिप्रोडक्शन होता है, बर्ड्स जो होते हैं वो एग ले करते हैं, और बाकी के एनिमल्स है जो अपने यंग वन को बर्थ देते हैं। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, व्हाट आर द सिमिलैरिटीज बिटवीन प्लांट एंड एनिमल्स। प्लांट और एनिमल्स के बीच में क्या समानता है? तो आंसर है, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर बोथ लिविंग थिंग, मोस्ट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग आर सीन इन बोथ ऑफ देम। ग्रोथ, respiration, excretion, responsiveness to stimuli, and reproduction are the common characteristic in both of them. Plant body is also made up of cell, just like that of the animal body. Thus, both have cellular structure. Animals and plant both need water and nutrients for survival. तो इससे हमें यह समझ में आता है कि प्लांट और एनिमल्स ये दोनों लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग थिंग है। ज़्यादातर कैरेक्टरिस्टिक जो लिविंग थिंग की जो कैरेक्टरिस्टिक है, खूबियाँ है, ये दोनों में देखने के लिए मिलती है। जैसे कि ग्रोथ, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, रिस्पॉन्सिवनेस टू स्टिमुली और रिप्रोडक्शन, ये कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है जो दोनों में पाई जाती है। प्लांट की बॉडी और एनिमल की बॉडी सेल से बनी होती है, यानी दोनों में सेलुलर स्ट्रक्चर होता है। एनिमल्स और प्लांट्स को वाटर की ज़रूरत पड़ती है और न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है सर्वाइवल के लिए। इसके अंदर जो मैंने कैरेक्टरिस्टिक का पार्ट बताया है, वो आपको अच्छी तरह से समझेगा जब आप इस चैप्टर की पार्ट 1 वीडियो देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्लांट किंगडम यूज़फुल टू अस। प्लांट का जो राज्य है, किंगडम है, हमारे लिए क्यों यूज़फुल है? तो आंसर है, वी यूज़ प्लांट मटेरियल
in most of our daily routine. Plant provides us with food in the form of grain, fruits, vegetables, etc. Some plant like Vasaka, Heda, Bihara, asparagus are of the medicinal importance which we use at home remedies for minor illness. Some plants are used for industrial purposes. Plant provides us with timber and wood which are used in making furniture and houses. Plant like cotton and jute provide us with fibers. In this way, all the basic needs of man, that is food, shelter and clothing, are fulfilled by plants. तो इससे हमें ये समझ में आता है कि प्लांट जो है हमारे डेली रूटीन में, हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल होता है। हमें उसका इस्तेमाल होता है खाने के अंदर जैसे कि ग्रेन, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के लिए। बाद में काफ़ी सारे अदर प्लांट्स हैं जिनके अंदर मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती है, जो हम माइनर इलनेस के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं और उनका इस्तेमाल इंडस्ट्रियल पर्पसेस में भी होता है। उसके अलावा हमें इनसे टिम्बर और वुड भी मिलता है, जो हम फर्नीचर के लिए इस्तेमाल करते हैं और हाउसेज़ को बिल्ड करने के लिए भी इनका इस्तेमाल होता है। उसके अलावा जो प्लांट है जैसे कि कॉटन और जूट का, जिनसे हमें फाइबर मिलता है, इस तरह हम उसका कपड़ा बना सकते हैं, क्लॉथ बना सकते हैं। तो सारे बेसिक नीड जो ह्यूमन के होते हैं, मैन के होते हैं, जो फूड, शेल्टर और क्लोथिंग, ये फुलफिल होती है, पूरी की जाती है प्लांट से। अगला क्वेश्चन है, हाउ इज़ द एनिमल किंगडम यूज़फुल टू अस? एनिमल किंगडम हमारे लिए कैसे यूज़फुल है? एनिमल का राज्य जो है, वो हमारे लिए किस तरह इस्तेमाल होता है? इसका आंसर है, डोमेस्टिकेटेड एनिमल आर यूजफुल टू अस इन मेनी वेज. एनिमल प्रोवाइड अस विद फूड इन द फॉर्म ऑफ मिल्क, मीट, eggs, etc. The occupation like poultry, dairy, fishery are dependent on the animals. Animals like oxen, horse, and camel are used for transportation. Earthworm helps in the decomposition of waste and make the soil fertile. It is thus a friend of the farmer. Some insect like honeybees, lac insect, silk moth are useful to mankind. इससे हमें ये समझ में आता है कि जो डोमेस्टिकेट एनिमल्स होते हैं, वो हमें काफ़ी यूज़फुल होते हैं। इसके प्लांट की तरह एनिमल्स भी हमें खाने के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे कि मिल्क, मीट, एग्स हमें इन्हीं से मिलता है। काफ़ी सारे ऑक्यूपेशन हैं, जो बिज़नेसेस हैं, जैसे कि पोल्ट्री, डेयरी, फिशरी, ये भी सारे एनिमल्स पे डिपेंडेंट होती है। ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी हम एनिमल्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि ऑक्सन, हॉर्स, कैमल। अर्थवर्म भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, जो डिकम्पोजिशन करता है वेस्ट को और सॉइल को फर्टाइल करता है। इसलिए उसे फ्रेंड ऑफ द फार्मर भी कहा जाता है, यानी किसान का दोस्त। उसके अलावा जो इंसेक्ट्स हैं जैसे कि हनी बी, लैक इंसेक्ट, सिल्क मॉथ, ये भी हमारे मैनकाइंड के लिए, इंसानियत के लिए काफ़ी यूज़फुल है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, व्हाट मेक्स लिविंग थिंग डिफरेंट फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग? क्या चीज़ है जो लिविंग थिंग को डिफरेंट बनाती है नॉन लिविंग थिंग से? तो आंसर है, in living thing, we can see growth, feeding, respiration, excretion, responsiveness to stimuli, movement, and reproduction. Living being also show death. All such characteristics are not seen in non-living thing. This marks the difference between living and non-living thing. इसका मतलब यह है कि लिविंग थिंग के अंदर हमें सारे कैरेक्टरिस्टिक दिखाई देते हैं, जैसे कि ग्रोथ, फीडिंग, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, रिस्पॉन्सिवनेस टू स्टिमुली, मूवमेंट, रिप्रोडक्शन, और हमें डेथ भी शो होती है लिविंग थिंग के अंदर, और ये सारी चीज़ें हमें नॉन लिविंग थिंग में नहीं दिखाई देती है। तो ये चीज़ें मार्क करती है, डिफरेंशिएट करती है लिविंग और नॉन लिविंग थिंग को। अगला क्वेश्चन है, व्हाट हेल्प्स देम टू ब्रीथ? नीचे हमें क्वेश्चन दिए गए हैं, एनिमल्स के नाम दिए गए हैं, हमें फाइंड करना है कि ये क्या चीज़ का इस्तेमाल करते हैं ब्रीथ करने के लिए। तो फिश इस्तेमाल करती है गिल्स को ब्रीथ करने के लिए। सेकंड है स्नेक, ये इस्तेमाल करते हैं अपने लंग्स को ब्रीदिंग के लिए। अगला है अक्रेन, ये एक बर्ड होता है जो अपने लंग्स और एयर सैक्स का इस्तेमाल करता है ब्रीदिंग के लिए। उसके बाद में है अर्थवर्म, अर्थवर्म इस्तेमाल करता है अपने स्किन को, जिसको कटिकल भी कहा जाता है। उसके बाद में है मैन, तो मैन इस्तेमाल करता है अपने लंग्स को, डायफ्राम को, जो हेल्प करता है ब्रीदिंग के लिए। उसके बाद में है बनियान ट्री, ये इस्तेमाल करता है अपने टाइनी पोर्स को और लीव्स को ब्रीदिंग के लिए। उसके बाद में है कैटरपिलर, ये इस्तेमाल करता है स्पिरेकल्स को ब्रीदिंग के लिए। उसके बाद में हम लेंगे अगला क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स। तो पहला क्वेश्चन है, द प्रोसेस बाय विच प्लांट मेक देयर ओन फूड इज कॉल्ड? तो जो प्रोसेस से जिससे प्लांट अपना फूड खुद बनाते हैं, उस प्रोसेस को कहा जाता है फोटोसिंथेसिस। उसके बाद में अगला फिल इन द ब्लैंक्स है, टू इनहेल डैश एंड टू एक्सहेल डैश इज कॉल्ड रेस्पिरेशन।
किस चीज़ को इन्हेल और एक्सहेल करके हम रेस्पिरेशन जिस उस प्रोसेस को रेस्पिरेशन कहते हैं? तो इसका आंसर है ऑक्सीजन को इन्हेल किया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल किया जाता है और इस प्रोसेस को कहते हैं रेस्पिरेशन। उसके बाद में अगला स्टेटमेंट है, द एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट सब्सटेंसेस फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड डैश। एलिमिनेशन करना यानी बाहर निकालना वेस्ट सब्सटेंसेस को अपने बॉडी से, तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? तो उस प्रोसेस का नाम है एक्सक्रीशन। अगला फिल इन द ब्लैंक्स है, द एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू एन इवेंट इज कॉल्ड। जब हम किसी चीज़ को रिस्पॉन्ड करते हैं, रिएक्ट करते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं, तो उस रिएक्शन को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर है रिस्पॉन्सिवनेस टू स्टिमुली। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, ऑन कंप्लीटिंग देयर लाइफ स्पैन एवरी लिविंग थिंग डैश। तो लाइफ स्पैन सारा कंप्लीट हो जाता है लिविंग थिंग का, तो वो मर जाती है, डाई हो जाती है, तो उसका आंसर है डाई। इस क्वेश्चन में हमें एनिमल्स और प्लांट्स के नाम दिए गए हैं और हमें इनके यूजेस लिखने हैं। तो पहले शुरू करते हैं एनिमल से और बात करते हैं हनी बी की। हनी bees collect nectar from the flowers and convert it into honey. Honey is stored in the beehive. Bee wax and honey are the useful product for us. Honey can be used in confectionery and as medicine. Honey bee help in pollination of the plant and thus are helpful for farmers and orchard owners. हनी बी जो होते हैं वो फ्लावर्स से फूलों से रस निकालते हैं और उसे कन्वर्ट करते हैं हनी में। हनी स्टोर की जाती है बी हाइव में। बी वैक्स और हनी ये काफ़ी यूज़फुल प्रोडक्ट्स हैं। हनी का इस्तेमाल किया जाता है कॉन्फेक्शनरी के लिए, यानी मीठी चीज़ें, स्वीट चीज़ें बनाने के लिए, और इनका इस्तेमाल दवाइयों में भी होता है। हनी बी से मदद मिलती है पॉलिनेशन के लिए प्लांट्स के अंदर, जिसे हम फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं। हनी बी काफ़ी यूज़फुल है फार्मर्स के लिए और ऑर्चर्ड ओनर्स के लिए, यानी किसानों के लिए और बगीचों के ओनर्स के लिए। अब बात करेंगे हम शाक की। Shark liver oil is obtained from shark. Shark meat is also used as food. Shark fins are in great demand in foreign countries as it is considered a delicacy. Skin of shark is used for making some items. Shark meat is also used in cattle and poultry feed. शार्क के लीवर से ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जाता है जो काफ़ी यूज़फुल है। शार्क के मीट को खाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और शार्क के फिन्स की काफ़ी ज़्यादा डिमांड है फॉरेन कंट्रीज़ में। शार्क की स्किन से भी कुछ चीज़ें बनाई जाती है और शार्क के मीट को कैटल और पोल्ट्री में एज अ फीड भी इस्तेमाल किया जाता है। अब बात करेंगे हम याक की। Yak are mainly used as beasts of burden and a means of transport in the Heni and snow-clad region. In Nepal and Tibet, yak are used for plowing the field. Yak meat is consumed in some remote areas. Yak milk and the cheese known as charpi, as well as yak butter, are widely used in Tibet. Yak dung is used as fuel. याक का मेनली इस्तेमाल होता है बर्डन को उठाने के लिए, सामान को उठाने के लिए, और इसे ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ किया जाता है हिली रीजन यानी पहाड़ी इलाके में और स्नो क्लैड यानी बर्फीली रीजन में। नेपाल और तिब्बत में इनका इस्तेमाल होता है फील्ड के अंदर, फील्ड को प्लाव करने के लिए यानी खेती करने के लिए। याक के मीट को भी किसी रिमोट एरिया में कंज्यूम किया जाता है। याक के मिल्क को और उसके उससे बनने वाली चीज़ को चर्पी कहा जाता है। और याक के मिल्क से जो बटर बनता है, जो उसके दूध से बटर बनता है, ये भी काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है तिब्बत में। और याक के डंग को इस्तेमाल किया जाता है यानी उसके गोबर को इस्तेमाल किया जाता है फ्यूल के लिए। अब बात करेंगे हम शीप की। Sheep provide us with wool. At some place, sheep meat is used as food. Sheep milk is used for the shepherd's community from the excreta or pellets of sheep. A good quality of fertilizer is obtained. Since sheep have the habit of grazing, they are used for clearing the vegetation. Sheep से हमें वूल मिलता है। कुछ जगहों पर शिप के मीट को खाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और शिप के मिल्क को यूज़ किया जाता है शेफर्ड कम्युनिटी के अंदर। और शिप से जो एक्सक्रीटा निकलता है उसके पैलेट्स को गुड क्वालिटी ऑफ फर्टिलाइज़र माना जाता है। शिप के अंदर हैबिट होती है ग्रेजिंग की, यानी वो चारा खाते हैं, तो उनको वेजिटेशन को क्लीन करने के लिए उनका इस्तेमाल किया जाता है। अब बात करेंगे अर्थवर्म की। Earthworm wriggle through the soil.
They help in decomposition of dead and decaying remains of animals and plants. They loosen the soil. With the help of earthworm, vermicomposting of the degradable waste is also done. Due to earthworm, soil become fertile. Therefore, they are considered as friend of the farmers. अर्थवर्म रिगल करते हैं, यानी वो रेंग कर चलते हैं सॉइल के अंदर. डेड प्लांट और एनिमल्स के जो रिमेन्स होते हैं उनको डिकम्पोजिशन में यानी उन्हें सड़ाने गलाने में भी अर्थवर्म की मदद मिलती है. अर्थवर्म सॉइल को लूज करते हैं. वर्मी कंपोस्टिंग के अंदर भी अर्थवर्म का इस्तेमाल किया जाता है. अब वर्मी कंपोस्टिंग क्या है? तो इसके अंदर जो भी डिग्रेडेबल वेस्ट है, प्लांट के वेस्ट है, इनको सड़ाया गलाया जाता है और मिट्टी में ये मिल जाते हैं. तो इससे हमें जैविक खाद मिलती है, यानी ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर मिलता है, जो फार्मिंग में, खेती में इस्तेमाल होता है. इसके लिए हम कहते हैं कि अर्थवर्म जो है फ्रेंड ऑफ फार्मर है, किसान का दोस्त है. अब बात करेंगे हम डॉग की. Dog is loyal and faithful animal and considered as the friend of the man. Dog guards the house and properties of his owner. Sniffer dogs are trained to track narcotics and explosive. Due to this, they are in the team of police and army. Dog play with children and entertain them. Dogs are also used for the medical research. डॉग एक वफादार जानवर है जो इंसानों का एक अच्छा दोस्त भी होता है. ये उसके ओनर की प्रॉपर्टीज और हाउस को प्रोटेक्ट करता है. स्निफर डॉग्स होते हैं जिनको ट्रेन किया जाता है, जिससे वो नारकोटिक और एक्सप्लोसिव की सर्च कर सकते हैं, उनका ट्रैक रख सकते हैं. इनको पुलिस और आर्मी की टीम में भी शामिल किया जाता है. डॉग्स बच्चों के साथ में खेलते हैं, उनको एंटरटेन करते हैं और डॉग को मेडिकल रिसर्च में भी इस्तेमाल किया जाता है. अब बात करेंगे हम बायवॉल्व्स की. Bivalve is the soft-bodied animal inside the two shell. These shells are made up of calcium carbonate. These shells have multiple uses. Decorative articles are made from this. The crushed shell are also used in building material. In medicinal preparation, the shells are used. The soft animal inside the shell is considered as delicacy. Pearls are cultured inside the shell of bivalve called pearl oyster. अब बाइवॉल्व क्या है? तो इन्हें सीप भी कहा जाता है. ये दो शेल की बनी होती है और इनके अंदर एक सॉफ्ट बॉडीड एनिमल होता है. ये बनी होती है कैल्शियम कार्बोनेट की और इसके काफ़ी सारे मल्टीपल यूजेस है. डेकोरेटिव आर्टिकल्स में इनका इस्तेमाल हो जाता है और इनको क्रश करके बिल्डिंग मटेरियल में भी इनका इस्तेमाल होता है. इनके अंदर मेडिसिनल प्रॉपर्टीज भी है, जिससे इन्हें उस मेडिकल के लिए, दवाइयों के लिए इस्तेमाल किया जाता है. इस सीप के अंदर एक मोती तैयार होता है, पल कल्चर्ड हो जाता है इनके अंदर, जिसको पल ऑयस्टर कहा जाता है. अब बात करेंगे हॉर्स की. Horse is used as means of transport since olden days. They also draw carts and carriages. In army and police force too, horses are used. Racing of horses is also a sport. हॉर्सेस को ओल्डन डेज से, यानी पुराने जमाने से, उनको ट्रांसपोर्ट में काम लिया जाता था. हॉर्सेस कार्ट्स को ड्रॉ करते थे, यानी लगेज और कैरियजेस कैरी करते थे. इनको आर्मी और पुलिस में भी इनका इस्तेमाल किया जाता है और हॉर्सेस की रेसिंग भी होती है, जो एक स्पोर्ट है. अब बात करेंगे माइस की, यानी चूहों की. Mice are more harmful than being useful. They destroy the food and also cause transmission of diseases like plague. However, they are used in biology lab as the experimental animals. माइस जो है ये ज़्यादा हमें यूजफुल नहीं है. जितने यूजफुल है उससे ज़्यादा ये हार्मफुल है, क्योंकि ये फूड्स को डिस्ट्रॉय करते हैं और इनसे डिजीज भी ट्रांसमिट होते हैं, जैसे कि प्लेग. लेकिन इनका इस्तेमाल बायोलॉजी लैब में होता है एक्सपेरिमेंट के लिए. अब बात करेंगे प्लांट्स की और शुरू करते हैं जिंजर से. Ginger used in various dishes. It is also used as popular medicine. Ginger extract is a remedy for all kinds of aches and pains. Dried ginger powder shoot is of great medicinal value. As a home remedy, ginger and shoot are safely used against headache, nausea, acidity. जिंजर को हिंदी में अदरक कहा जाता है और ये काफ़ी सारे डिशेस में इनका इस्तेमाल होता है, यानी खाना बनाने के अंदर. और इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ है. जिंजर का जो एक्सट्रैक्ट है ये रेमेडी के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है सारे एक्स और पेन्स के लिए. ड्राइड जिंजर यानी सूखे हुए अदरक का जो पाउडर होता है उसे सूट कहा जाता है. इसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा मेडिसिनल वैल्यू होती है. तो इसके अंदर घरों में ये एक रेमेडी के तौर पर इस्तेमाल होता है, हेडेक के लिए, नौसिया के लिए और एसिडिटी के लिए. अब बात करेंगे मैंगो की. मैंगो इज कंसिडर्ड एज द किंग ऑफ फ्रूट. मैंगोज रिपन ड्यूरिंग समर सीजन.
They contain very high level of vitamin A and fructose sugar. Various products are prepared from mangoes such as mango juice, pulp, ice cream, squash, pickle, etc. Leaves of mango trees are considered to be sacred by Hindus. They are used in religion events. मैंगो को फ्रूट्स का किंग कहा जाता है और ये समर के सीजन में आता है। इसके अंदर काफ़ी हाई लेवल ऑफ विटामिन ए है और फ्रुक्टोज शुगर है। मैंगो से काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट बनाए जाते हैं जैसे कि मैंगो जूस, पल्प, आइसक्रीम, स्क्वैश, पिकल्स एक्सेट्रा। मैंगो के जो लीव्स होते हैं उन्हें काफ़ी धार्मिक माना जाता है हिंदू धर्म में और इनको रिलीजियस इवेंट में इस्तेमाल किया जाता है। अब बात करेंगे यूकैलिप्टस की यानी नीलगिरी की। The oil obtained from leaves of tree have medicinal value. Even the dried leaves are of some use. The eucalyptus oil is a remedy for cold and fever. It is also used as astringent. It wards out the foul smell. The bark of eucalyptus tree is also used. Its stem is used for making paper. यूकैलिप्टस यानी नीलगिरी, इसका जो तेल है इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा मेडिसिनल वैल्यू होती है। इनके ड्राइड लीव्स का भी काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता है। यूकैलिप्टस का जो ऑयल है ये कोल्ड और फीवर के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इसके अंदर एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टीज भी होती है, यानी ये स्किन के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है। फाउल स्मेल यानी जो गंदी ऑर्डर आती है, बदबू आती है, इसको निकालने के लिए भी नीलगिरी का यूकैलिप्टस का इस्तेमाल किया जाता है और इसके बाग जो है इस ट्री की और इसके स्टेम से पेपर बनते हैं। अब बात करेंगे बबूल की। Acacia. The leaves and the legumes of the bubble tree are used as cattle feed. The delicate twigs of these trees are used for cleaning teeth. Due to thorny nature, the branches of bubble are used for making compounds and enclosures. The gum oozing out from the bark of the tree is in great demand. The wood of bubble is very tough and hence used in shipbuilding. अब बात करेंगे बबूल के पेड़ की। इसके जो लीव्स होते हैं ये कैटल फीड के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं और इसके जो डेलिकेट यानी छोटे और पतले ट्विग्स जो होते हैं इस ट्री के, वो दांत को साफ करने के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। इनके नेचर काफ़ी थॉर्नी होता है, इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा कांटे होते हैं, तो इसको फेंसिंग करने के लिए यानी कंपाउंडिंग करने के लिए और एनक्लोजर्स में इनका इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाग से जो गम बाहर निकलता है इसकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। बबूल के वुड को काफ़ी टफ माना जाता है, इसके लिए इसका इस्तेमाल होता है शिप बिल्डिंग में। अब बात करेंगे टीक की। टीक वुड इज यूज फॉर मेकिंग फर्नीचर। टीक इज देयरफॉर इन ग्रेट डिमांड। वुड फ्रॉम टीक इज यूज इन हाउस बिल्डिंग फॉर मेकिंग डोर्स एंड विंडोज। टू सप्लाई दिस डिमांड द इंडियन फॉरेस्ट डिमांड कल्टीवेट टीक ट्रीज ऑन अ लार्ज स्केल। टीक का जो वुड है ये काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता है फर्नीचर के लिए, यानी घरों के अंदर घर को बनाने के लिए और घरों के अंदर जो डोर्स और विंडोज़ जो होते हैं वो भी ज़्यादातर टीक के बनते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा डिमांड है इसकी, तो इसको सप्लाई करने के लिए इंडियन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट टीक को कल्टीवेट करता है लार्ज स्केल पर। अब बात करेंगे स्पिनच की यानी पालक की। Spinach is a very popular green leafy vegetable. It contains many vitamins and minerals and is rich in iron. Consuming spinach regularly keeps us in good health. Spinach is said to enhance health of heart and it also boosts the memory. It is also a good remedy to relieve constipation. स्पिनच को हिंदी में पालक कहते हैं। ये काफ़ी पॉपुलर ग्रीन लीफी वेजिटेबल है। इसके अंदर विटामिन, मिनरल्स और ये आयरन में काफ़ी रिच है। स्पिनच को, पालक को हम रेगुलरली कंज्यूम करेंगे, खाएंगे तो हमारी हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छी होती है। इससे हार्ट अच्छा रहता है और ये मेमोरी को भी बूस्ट करता है। कॉन्स्टिपेशन में भी इसका काफ़ी हमें मदद मिलती है। अब बात करेंगे एलोवेरा की। Aloe vera is a medicinal plant. The sap and juice of aloe vera is very effective against different skin infection, cuts, bruises, burns, and wounds. Consuming aloe vera juice regularly gives relief in digestive complaint. Aloe vera is also used in treatment of diabetes and cancer. The gel of aloe vera is used in cosmetic products. एलोवेरा एक मेडिसिनल प्लांट है। इसके अंदर से जो सैप निकलता है, जो वाटर फॉर्मेशन में जो लाइव ब्लड कहा जाता है जो प्लांट का, उसको सैप कहते हैं। इससे जो जूस निकलता है ये काफ़ी इफेक्टिव होता है और स्किन इन्फेक्शन, कट्स और बर्न्स और वुंड्स यानी जख्म के लिए इसका काफ़ी इस्तेमाल होता है। एलोवेरा काफ़ी सारे डाइजेस्टिव कंप्लेंट को सॉल्व करता है। ये ट्रीटमेंट के लिए भी इस्तेमाल होता है डायबिटीज़ और कैंसर के लिए। और एलोवेरा का जो जेल है ये कॉस्मेटिक प्रोडक्ट में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब बात करेंगे टर्मरिक की यानी हल्दी की। Turmeric is regularly used in daily cooking. It has many medicinal properties. Turmeric is effective in wound healing as it has antiseptic properties. It is also germicidal.
It is used in cosmetic. Cough and cold can be effectively cured by consuming milk with turmeric powder in it. टर्मरिक को हिंदी में हल्दी कहा जाता है, जो खाने के अंदर ज़्यादातर इस्तेमाल होता है और इसके अंदर मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ भी है। जो भी ज़ख्म होए, जो वुंड होती है, इसे वो जल्दी से ठीक कर देता है और इसके अंदर एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ होती है और ये जर्मिसाइडल भी है, यानी कोई भी ये डिज़ीज़ को स्प्रेड करने से बचाता है। इसका इस्तेमाल कॉस्मेटिक्स में अंदर भी होता है और कोल्ड और कफ के लिए अगर इसको दूध के साथ में यानी मिल्क के साथ में मिलाकर पिया जाए, तो इससे कोल्ड और कफ क्योर होता है। अब बात करेंगे होली बेसिल की, यानी तुलसी की। Holy basil is a medicinal herb. In the Hindu religion, holy basil is considered to be very auspicious. Juice obtained from leaves of basil plant cures many diseases. Basil plant keeps the insects away. In olden days, every courtyard used to have basil plant. The dried stem of basil yield beads which are used by saints. In Ayurveda, many medicines are prepared from the basil. In Thailand, basil is used in cooking for a particular flavor. From Karpur Tulsi variety of basil, the oil is extracted. होली बेसिल को हिंदी में तुलसी कहा जाता है और ये हिंदू रिलीजन में इसको काफ़ी इम्पोर्टेंस दी जाती है। पहले के ज़माने के अंदर सभी के आंगन के अंदर एक तुलसी का पेड़ हुआ करता था। तुलसी के पेड़ से काफ़ी सारे डिसीजेस क्योर किए जाते हैं और काफ़ी को इंसेक्ट्स को यानी जो भी जर्म्स और इंसेक्ट्स को इनको दूर रखा जाता है। ड्राइड स्टेम जो होती है तुलसी की, वो हिंदू धर्म में जो सेंस है वो इनका इस्तेमाल करते हैं। आयुर्वेदा के अंदर भी इसकी काफ़ी ज़्यादा मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ को बताया गया है। थाईलैंड के अंदर कुछ पर्टिकुलर फ्लेवर को इस्तेमाल बनाने के लिए कुकिंग के अंदर बेसिल का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अंदर एक वैरायटी होती है जिसको कहता जाता है कारपुर तुलसी, जिससे ऑयल भी एक्सट्रैक्ट किया जाता है। अब हम बात करेंगे करंजा ट्री के बारे में। From the trees, fruits, leaves, roots, bark, seed and twigs of karanja, oil is extracted. Ayurvedic medicine which are effective on variety of diseases are obtained from karanja tree and seed of karanja. Karanja is also used for manufacture of biodiesel. Karanja is also used as fuel wood. करंजा ट्री के सारे पार्ट से जैसे कि फ्रूट से, लीव से, रूट से, बाग से, सीड और ट्विग से ऑयल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। करंजा के ट्री और उसके सीड्स का इस्तेमाल आयुर्वेदिक मेडिसिन में होता है और जो कि काफ़ी इफ़ेक्टिव है अलग अलग डिजीज़ेस के लिए। करंजा ट्री से ही हम बायोडीजल को भी मैन्युफैक्चर कर सकते हैं और इसे फ्यूल वुड में भी इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ पे एक वर्ड आया है बायोडीजल, तो यहाँ पे ब्रीफ में आपको बता दूँ बायोडीजल क्या होता है और ये कैसे बनता है। बायोडीजल बनता है प्लांट्स के ऑयल से और एनिमल के फैट से। ये एक अल्टरनेट है पेट्रोलियम से जो डीजल बनता है उसके लिए। इसका एमिशन रेशियो काफ़ी कम है, तो इसके लिए हमारे एनवायरनमेंट को ये काफ़ी बेनिफिशियल है। अब बात करेंगे हम मो ट्री की। द ट्री ऑफ मो आर सीन इन द फॉरेस्टेड एरिया। फ्रॉम द सीड एंड फ्लावर ऑफ मो ट्री मेडिसिन एंड अदर एक्सट्रैक्ट आर ऑब्टेन्ड। द ऑयल फ्रॉम द मो ट्री इज इफेक्टिव इन हेडेक, स्किन इन्फेक्शन and rheumatism. In Gadchiroli district of Maharashtra, jam is prepared from the flowers of mo tree. Among tribal folk, wine made from mo is very popular. mo trees हमें जंगल के एरिया में मिलता है और इसके जो सीड्स है और फ्लावर्स है ये मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ रखते हैं। इससे जो ऑयल मिलता है ये भी काफ़ी इफ़ेक्टिव है हेडेक, स्किन इन्फेक्शन के लिए और रियूमेटिज्म के लिए। रियूमेटिज्म एक मेडिकल टर्म है। इसका मतलब होता है जो जॉइंट पेन्स होते हैं, आर्थराइटिस होता है, उसके अंदर इसके ऑयल से काफ़ी रिलीफ मिलता है। महाराष्ट्र में एक डिस्ट्रिक्ट है गढ़चिरौली, जहाँ पर इसके फ्लावर से जैम को प्रिपेयर किया जाता है और कुछ फोक के अंदर इस फ्लावर से जो एक वाइन बनती है वो काफ़ी पॉपुलर है। अब बात करेंगे मलबेरी की। द मलबेरी ट्री इज ऑफ स्पेशल इम्पोर्टेंस फॉर द ऑक्यूपेशन ऑफ सेरिकल्चर। Silkworm feed on mulberry leaves during its development. Then it converts itself into a cocoon. From the cocoon, silk is obtained. Therefore, for every sericulture unit, cultivation of mulberry trees is considered to be an important task. The fruits of mulberry are eaten fresh or in dried form. Wine from mulberry fruit is extracted. मलबरी ट्रीज के काफ़ी ज़्यादा फायदे हैं। मलबरी ट्रीज का पहला फ़ायदा है कि वो एक स्पेशल इंपॉर्टेंस रखता है सेरिकल्चर की ऑक्यूपेशन में। अब हम समझते हैं सेरिकल्चर क्या है। सेरिकल्चर ये ऐसा ऑक्यूपेशन है जहाँ पे सिल्क को प्रोड्यूस किया जाता है। तो मलबरी के ट्रीज के जो लीव्स होते हैं उसके ऊपर सिल्कवर्म फीड करते हैं और वहाँ पे सिल्कवर्म को अपने कुछ फिलामेंट रिलीज करते हैं जिससे कोकून बनता है। कोकून एक कवर है
जो उनको प्रोटेक्ट करता है सिल्कवर्म को, और कोकून से सिल्क को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो ये टोटल प्रोसेस होता है सेरीकल्चर का। सेरीकल्चर के सारे यूनिट के अंदर मलबरी के ट्रीज़ की कल्टीवेशन की जाती है और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टास्क है। मलबरी को फ्रेश फॉर्म में भी खा सकते हैं और इसको ड्राई करके भी खा सकते हैं। मलबरी से वाइन भी बनती है जो उसके फ्रूट से एक्सट्रैक्ट की जाती है। अब बात करेंगे हम ग्रेप वाइन की। The popular grapes are the fruits of grapevine. Grapes are eaten fresh or dried to make the resins from them. Medicines are also manufactured from grapes. Wine is prepared from grapes. The seedless grape from the Maharashtra are exported. तो जो ग्रेप्स होते हैं, ग्रेप्स जो एक फ्रूट्स है जिससे ग्रेप वाइन बनाई जाती है, जिसे हम अंगूर भी कहते हैं। ग्रेप्स को हम फ्रेश भी फॉर्म में भी खा सकते हैं और इसे ड्राई करके भी, सुखा के भी खा जा सकते हैं, जिसे रेज़िन्स कहा जाता है। ग्रेप्स के अंदर भी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ है। ग्रेप्स से वाइन को भी बनाया जाता है और जो सीडलेस ग्रेप्स होते हैं, जो महाराष्ट्र में प्रोड्यूस किए जाते हैं, उनको एक्सपोर्ट किया जाता है। व्हाट आर द पेक्युलैरिटीज़ ऑफ द मूवमेंट ऑफ दिस लिविंग थिंग? हमें कुछ लिविंग थिंग के नाम दिए गए हैं। हमें इनके मूवमेंट में जो पेक्युलैरिटीज़ है, उसके बारे में लिखना है। पेक्युलैरिटीज़ का मतलब होता है अनयूजुअल, या हिंदी में कहेंगे उसे विचित्रता या अजीब। शुरू करते हैं पहले स्नेक से। Snakes do not have legs. They creep on the ground. By contraction and relaxation of their body muscle, they move from one place to another. स्नेक यानी सांप, इनके पास पैर नहीं होते और ये ग्राउंड पर क्रीप करते हैं यानी रेंगते हैं। बॉडी के मसल को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने की वजह से ये एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंच पाते हैं। अब बात करेंगे टॉर्टोइज की यानी कछुए की। Tortoises have claws on their limbs. They too creep on the ground with a very slow speed. They cannot move fast as their shell is very bulky and heavy, which make their movement clumsy and slow. यहाँ पे tortoise have claws. Claws का मतलब होता है पंजे और limbs का मतलब होता है पैर। तो ये भी काफ़ी स्लो चलते हैं ग्राउंड पर और इनकी शेल जो होती है काफ़ी हैवी होती है, बल्की होती है, जिसकी वजह से इनकी मूवमेंट में काफ़ी स्लो होती है। अब बात करेंगे कंगारू की। द टू पावरफुल हिंड लिम्स का मतलब होता है पैर और हिंड मतलब पीछे के पैर। द टू पावरफुल हिंड लिम्स एंड अ सपोर्टिंग टेल मेक कंगारू जंप फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इसकी मदद से वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर जंप करके चलते हैं। इनकी स्पीड काफ़ी फास्ट होती है क्योंकि इनको जंपिंग की हैबिट होती है। इट कैन मूव फास्टर ड्यू टू दिस जंपिंग हैबिट। अब बात करेंगे ईगल की। ईगल कैन फ्लाई हाई इनटू द स्काई। द विंग्स ऑफ ईगल आर स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल। द टेपरिंग बॉडी इज हाईली अडेप्टेड फॉर फ्लाइट। ईगल काफ़ी ऊंचाई तक आसमान में उड़ता है और इसकी जो पंख होते हैं, विंग्स जो होते हैं, वो काफ़ी स्ट्रांग और पावरफुल होते हैं और इसकी बॉडी टेपरिंग होती है। टेपरिंग का मतलब होता है लंबी और पतली, जो फ्लाइट के लिए काफ़ी सूटेबल है। अब बात करेंगे चमेलियन की। All the four limbs of chameleon are comparatively shorter and weak. Their body is bulky, therefore they creep with their four legs and the movement is also supported by their tail and claws. चमेलियन के चारों लिम्स, चारों लेग्स काफ़ी शॉर्ट और वीक होते हैं। उनकी भी बॉडी बल्की होती है और वो भी क्रीप करके चलते हैं यानी रेंग के चलते हैं और वो मदद लेते हैं उनकी टेल की और क्लॉज की, यानी टेल यानी उनकी जो दुम होती है उसकी और क्लॉज यानी पंजे की। अब बात करेंगे फ्रॉग की। फ्रॉग्स को हिंदी में मेंढक कहा जाता है और फ्रॉग्स आर सीन इन द विसिनिटी ऑफ वाटर। विसिनिटी का मतलब यानी आसपास के पानी में हमें दिखाई देते हैं। व्हेन इन वाटर दे स्विम विद द हेल्प ऑफ हिंड लिम्स। यहाँ पे भी जिक्र किया गया हिंड लिम्स का, यानी पीछे के पैर की मदद से वो पानी में स्विम करते हैं। देयर इज ऑल्सो वेब मेम्ब्रेन बिटवीन द डिजिट्स ऑफ द लिम्स। व्हेन ऑन लैंड दे जंप विद द हेल्प ऑफ द टू हिंड लिम्स। दे आर मस्कुलर एंड पावरफुल। द फ्रंट टू फोर लिम्स हेल्प इन बैलेंसिंग ड्यूरिंग मूवमेंट। इनके भी जो पीछे के हिंड लिम्स है, इसकी मदद से वो जंप करते हैं और आगे के जो फोर लिम्स होते हैं उससे वो बैलेंस करते हैं अपनी बॉडी का मूवमेंट के दरमियान। अब बात करेंगे डॉल्फिन्स की। डॉल्फिन इज एन इनहेबिटेंट ऑफ द सीज। इट कैन एफिशिएंटली स्विम विद द हेल्प ऑफ फ्लिपर्स एंड स्ट्रीमलाइन बॉडी। सिंस इट इज अ मैमल, इट कैन नॉट ब्रीथ इन द वाटर, thus for every inhalation and exhalation it rises to the surface of water. It looks like as if it is trying to jump out. One can easily notice a jumping dolphin when the sea is calm. डॉल्फिन सीज में पाई जाती है और ये काफ़ी एफिशिएंटली स्विम कर पाती है फ्लिपर्स और इसकी स्ट्रीमलाइन बॉडी की मदद से। डॉल्फिन को फिश नहीं कहा जाता बल्कि इन्हें कैटेगराइज किया जाता है मैमल में, क्योंकि इनके पास गिल्स नहीं होते हैं ब्रीथ करने के लिए। ये ब्रीथ करते हैं अपने लंग्स की मदद से। तो सारे इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के प्रोसेस के लिए इन्हें वाटर की सरफेस पर आना पड़ता है।
तो हमने देखा होगा क्या डॉल्फिन जंप करती हुई हमें दिखाई देती है जब शी इज़ काम और शांत होते हैं। अब बात करेंगे एंट की। एंट बीइंग एन इंसेक्ट हैज़ 6 लेग्स। इट कैन वॉक फास्ट ऑन दिस 6 लेग्स। एंट एक इंसेक्ट है, इसे 6 पैर होते हैं और ये काफ़ी तेज़ी से चल पाते हैं इनकी मदद से। अब बात करेंगे रैटल स्नेक्स की। रैटल स्नेक ग्लाइड एट अ ग्रेटर स्पीड थ्रू द सैंड। इट्स मूवमेंट्स आर पॉपुलरली नोन एज स्लाइड वाइंडिंग्स। द स्नेक मूव्स ऑन इट्स साइड व्हेन इट इज ग्लाइडिंग फर्दर। रैटल स्नेक्स को हिंदी में नाग भी कहा जाता है और ये काफ़ी तेज़ी से चलते हैं सैंड के अंदर। ये जब भी आगे की तरफ ग्लाइड करते हैं तो उसी वक्त वो साइड में भी ग्लाइड करते हैं। अब बात करेंगे ग्रास ओपर की। Grasshopper flies in the sky with the help of two pairs of wings. Moreover, they have three pairs of walking legs, out of which the third and last pair is very strong. The first two pairs of legs help in balancing the body, while the strong third pair helps to jump. Grasshopper can even jump a distance of 1 meter due to its modified and strong legs. Grasshopper के पास में टू पैर ऑफ विंग्स होते हैं जिनकी मदद से वो स्काई में फ्लाई कर पाते हैं और इनके पास थ्री पैर ऑफ लेग्स होते हैं जिसमें से आगे के दो पैर ऑफ लेग्स इनकी बॉडी को बैलेंस करने में मदद करते हैं और लास्ट के आखिरी के थर्ड पैर जो लेग्स के होते हैं वो काफ़ी मजबूत होते हैं जिनकी मदद से ग्रास ओवर करीबन 1 मीटर की दूरी पर जंप कर सकते हैं। अब बात करेंगे अर्थवर्म की। Earthworm have cuticle over their body. There are small structure called setae. With the help of setae, cuticle and muscle, earthworm can wriggle through the soil. अर्थवर्म की बॉडी पे कटिकल होते हैं और एक स्मॉल स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें सीटे कहा जाता है। सीटे कटिकल और मसल की मदद से ये सॉइल में रिगल करते हैं यानी रेंगते हैं। अब बात करेंगे गुलमोहर की। गुलमोहर इज a large tree. It cannot change its place. Throughout the day, its leaflets are spread out in horizontal fashion, but at the sunset, they drop down and close. Towards the stimulus of sunlight, the leaflets show the responsiveness. गुलमोहर काफ़ी एक बड़ा पेड़ होता है। इसके जो फूल होते हैं, इसके जो लीफलेट्स होते हैं, ये हॉरिजॉन्टल फैशन में दिन भर खुले रहते हैं। लेकिन जैसे ही सन सेट हो जाता है, तो इनके लीफलेट्स क्लोज़ हो जाते हैं और ड्रॉप डाउन हो जाते हैं। तो ये एक रिस्पॉन्सिवनेस टू स्टिमुली है, जो सनलाइट की तरफ होता है इनके लीफलेट्स के द्वारा। अब बात करेंगे स्वीट पोटैटो क्रीपर की। स्वीट पोटैटो क्रीपर को सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। उनके स्टेम काफ़ी डेलिकेट होते हैं तो वो ट्राई करते हैं सपोर्ट के लिए, स्प्रेड होने के लिए। अगर कोई सपोर्ट नहीं मिल पाया तो ये ज़मीन पर ही स्प्रेड होना शुरू होते हैं। तो क्रीपर नीड सपोर्ट सिंस द स्टेम इज वेरी डेलिकेट। इट ट्राइज टू फाइंड द सम सपोर्ट एंड देन गोज ऑन स्प्रेडिंग। इफ देर इज नो सपोर्ट, द स्वीट पोटैटो क्रीपर is seen spreading on the ground. As soon as there is any support, it tries to bend towards it. तो ये क्रीपर जो होते हैं ये सपोर्ट की तलाश करते हैं। स्वीट पोटैटो को हिंदी में शकरकंद भी कहा जाता है। राइट इन डिटेल अबाउट हाउ द प्लांट एंड एनिमल फाउंड इन योर सराउंडिंग प्रूव यूजफुल और हार्मफुल। हमारे सराउंडिंग में जो प्लांट्स और एनिमल्स है, हमें इन्हें प्रूव करना है कि ये किस तरह हमारे लिए यूजफुल है और हार्मफुल है। तो इसका आंसर है देयर आर मेनी प्लांट्स एंड एनिमल्स इन अवर सराउंडिंग। सम ऑफ देम आर यूजफुल टू अस, देयरफॉर वी डोमेस्टिकेट एंड टेक केयर ऑफ सच एनिमल्स। Some of them are harmful. We try to regulate their population by keeping control. Similarly, the useful plants are cultivated and taken care of, but the harmful plants are eradicated from our vicinity. We remove the parthenium and weeds from the garden. हमारे सराउंडिंग में काफ़ी सारे प्लांट्स और एनिमल्स हैं। इसमें से कुछ यूज़फुल है, जो यूज़फुल है हम उन्हें डोमेस्टिकेट करते हैं और उनकी केयर करते हैं, और जो हार्मफुल है उनके पॉपुलेशन पे हम कंट्रोल करते हैं और रेगुलेट करते हैं। उसी तरह कुछ प्लांट्स हमारे लिए यूज़फुल है तो हम उसे कल्टीवेट करते हैं, उनका ध्यान रखते हैं, और हार्मफुल प्लांट्स को हम इरेडिकेट करते हैं हमारी विसिनिटी से। इरेडिकेट करना यानी निकाल देना, और विसिनिटी यानी आसपास की जगह। उसी तरह हम वी रिमूव द पैर्थेनियम एंड वीड्स फ्रॉम द गार्डन। पैर्थेनियम और वीड्स ये जंगली घास और जंगली पौधे होते हैं जिनको हम गार्डन से निकाल देते हैं। अब बात करते हैं यूजफुल एनिमल्स की। फॉर फार्मिंग एंड ट्रांसपोर्ट वी नीड ऑक्सन, हॉर्स, याक, कैमल। फॉर मिल्क वी कीप काउस एंड बफेलोज। वी ऑब्टेन मीट फ्रॉम फॉल एंड गोट्स। पेट्स सच एज डॉग एंड कैट्स आर ऑल यूजफुल एनिमल्स। अब यूजफुल एनिमल की बात करें तो फार्मिंग के लिए और ट्रांसपोर्ट के लिए हम इस्तेमाल करते हैं ऑक्सन का, हॉर्स का, याक का और कैमल का। मिल्क के लिए, दूध के लिए हम इस्तेमाल करते हैं काऊ और बफेलोस का। हमें मीट मिलता है खाने के लिए फाउल और गोट से। हम पैट भी करते हैं डॉग को और कैट्स को, जो काफ़ी यूजफुल है। अब बात करेंगे हार्मफुल एनिमल्स की। मॉस्किटो, फ्लाइज, फ्लीस, लाइज
and similar such insects spread the diseases. Some insects spread skin infection. Rat and mice destroy our food. Poisonous animals like snakes and scorpions can kill a person. Wild animals like leopard can kill our pets, domestic animals, or even human beings if they enter the human settlement. Elephant and monkey from nearby forested area can cause damage to crop and fruit trees. अब बात करते हैं हार्मफुल एनिमल्स की। मॉस्किटोज फ्लाइज जो हमारे आसपास के एरिया में होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिजीज स्प्रेड करते हैं और इससे स्किन इन्फेक्शन भी होता है। रैट और माइस फूड को डिस्ट्रॉय करते हैं। इसके अलावा स्नेक्स और स्कॉर्पियंस ये पॉइजनस एनिमल है जिससे इंसान की जान भी जा सकती है। वाइल्ड एनिमल जैसे लिपर्ड जो होते हैं वो हमारे पेट्स को, डोमेस्टिक एनिमल्स को और इवन ह्यूमन बींग को भी किल कर सकते हैं, जिनकी जान ले सकते हैं अगर वो ह्यूमन सेटलमेंट में एंटर करते हैं तो। एलिफेंट्स और मंकी जो फॉरेस्ट एरियाज के अंदर से अगर ह्यूमन सेटलमेंट में एंटर करेंगे तो काफ़ी सारे क्रॉप और फ्रूट्स के ट्रीज को डैमेज कर सकते हैं। अब बात करेंगे यूजफुल प्लांट की। द फूड विच वी कंज्यूम डेली इज ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। राइस, दाल, चपातीस, ब्रेड, फ्रूट एंड वेजिटेबल ऑल आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट। एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर आर एंटायरली डिपेंडेंट ऑन प्लांट। हमारा फूड जो होता है, जो हम डेली कंज्यूम करते हैं, टोटली डिपेंड होता है प्लांट के ऊपर। राइस, दाल, चपातीस, ब्रेड, फ्रूट और वेजिटेबल हम ये ऑब्टेन करते हैं, हमें मिल पाती है प्लांट से। टोटल एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर यानी खेती बाड़ी और हॉर्टिकल्चर यहाँ पे यानी जो बगीचे का काम करते हैं, गार्डनिंग करना, ये टोटली डिपेंड करता है प्लांट पर। अब बात करेंगे हार्मफुल प्लांट की। Pods of nettle, colocasia leaves cause itching. Plant like oleander and lantana have very strong repelling odor. Datura plant is poisonous. Some weed destroy farmland. Some algae show uncontrolled growth in the water bodies and may destroy it completely. अब बात करेंगे हार्मफुल प्लांट्स की। तो पॉड्स ऑफ नेटर और कोलोकेशिया ये खुजली के पेड़ होते हैं जो काफ़ी हार्मफुल होते हैं हमारे लिए। उसके अलावा ओलेंडियर और लेंटेना या ऐसे पेड़ होते हैं जिनमें काफ़ी रिपेलिंग ऑर्डर होती है, बदबू होती है। धतूरा प्लांट पॉइजनस होता है, जहरीला होता है। इसके अलावा कुछ वीड्स है, यानी जंगली घास होती है जो फार्मलैंड को डिस्ट्रॉय करती है। घास फार्मलैंड को इस तरह डिस्ट्रॉय करती है कि काफ़ी वो फास्ट ग्रो होती है और कॉम्पीट करती है वहाँ पे लगाए हुए, खेती के अंदर लगाए हुए बीज के पौधों से। इससे वो काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स और पानी एब्ज़ॉर्ब कर लेती है, इसके लिए फार्मलैंड डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। अब बात करेंगे अलगे की। अलगे को हिंदी में शिवालय भी कहा जाता है, जो पानी के अंदर ग्रो होती है और इसकी ग्रोथ काफ़ी अनकंट्रोल्ड होती है और अगर ध्यान नहीं दिया जाए तो सारे वाटर बॉडीज़ को ये डिस्ट्रॉय कर सकती है। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।